हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द प्रेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं साइंस की सीरीज़ को आज कंटिन्यू करने वाला हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2018 के फर्स्ट सिटिंग के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि दंत विशेषज्ञ जो दोस्तों दांत की जांच करने के लिए जो डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं जिसमें प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि दर्पण 3 प्रकार के, जिसमें समतल दर्पण भी दिया हुआ है, अवतल दर्पण भी दिया हुआ है और उत्तल दर्पण भी दिया हुआ है और इनमें सभी दिया हुआ है। तो दोस्तों, आँख, कान, नाक और गले की जांच के लिए इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों अवतल दर्पण का, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सही होगा दोस्तों? बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अपसारी लेंस की बात करेगा दोस्तों तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपका अगला सवाल है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, पुतली की साइज को जो नियंत्रित करता है वो करता है परितारिका, या इसको हम लोग इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और पुतली क्या करती है दोस्तों? तो आँख में जो रंग पहचानने का काम करती है वो पुतली करती है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। तो द्विफोक्सी लेंस आपको याद है दोस्तों, आपको याद होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। क्या बोलते हैं दोस्तों? जरा दूरदर्शिता होती है। जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों एक क्या लगता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए जो दीर्घ दृष्टि दोष आपको दिया हुआ है इसके लिए हमारे पास उत्तल लेंस उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। आपका ये जो 5वां सवाल है इसमें कहा गया है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसमें प्रयोगकर्ता को क्या क्या मापने की ज़रूरत होगी इस प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें कहा गया कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को बिल्कुल मापना पड़ेगा दोस्तों। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को बिल्कुल मापना पड़ेगा, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या कहा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आपसे 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कहा गया है? शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और कितने सेंटीमीटर वाला? तो 50 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चंस को देखिएगा दोस्तों। निम्न में कौन विद्युत विभवांतर कैसे मात्रक है? तो विभवांतर कैसे मात्रक दोस्तों होता है वोल्ट, आपका आंसर ए हो जाएगा। ओम होता है दोस्तों प्रतिरोध कैसे मात्रक, और एम्पियर जो होता है दोस्तों वो विद्युत धारा कैसे मात्रक है। बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। वोल्ट प्रति कूलम के लिए दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा, ओम की बराबर में आता है। आगे देखिए, आपका अगला सवाल दोस्तों जो 8 नंबर में कहा गया है लघु पथन के समय में क्या होता है। तो अभी दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने समझाया हुआ था कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान दोस्तों 0 हो जाता है। अगले क्वेश्चंस को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण जो होती हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी दोस्तों? तो इस दिशा को हम लोग बोलते हैं अधोमुखी दिशा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अधोमुखी दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। ये सब दोस्तों बहुत ही अच्छे सवाल हैं, पेपर के सबसे हार्डेस्ट सवालों में से एक आते हैं ये सभी, तो इसको दोस्तों अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें कहा गया है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से कि तांबा का जब रोटेशन हम लोग करते हैं तो वो दोस्तों हो जाती है आधे के बाद इनके दिशाओं में परिवर्तन होने लगता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा।
आगे क्वेश्चंस में देखेंगे दोस्तों, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो सीधी लंबी धारावाही परिनालिका जो होती है दोस्तों, और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें पूछता है कि चुंबक का क्षेत्र कैसा होता है। तो चुंबक दोस्तों उत्तर और दक्षिण दिशा को डिनोट करता है, आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया दोस्तों, सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सौर कुकर के लिए आपका कौन सा दर्पण लगेगा, अवतल दर्पण। समतल दर्पण दोस्तों दो चीज़ों में लगता है, कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप के अंदर। उत्तल दर्पण आपको पता ही है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आगे कहा गया है आपसे, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो ये वन को संरक्षण में काम आता है दोस्तों। तो ये वृक्षों को काटने से रोकने के लिए ये चलाया गया था आंदोलन, अर्थात आपका आंसर जो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस विलयन का प्रयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों दीवारों की सफ़ेदी के लिए हम लोग चूना का उपयोग करते हैं, अर्थात जो चूना जल है वो दोस्तों हमारे घर को पेंट करने का काम आता है, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया Na2SO4, ये विलयन आपको दिया हुआ है, प्लस BaCl2 ये भी विलयन है। जो BaSO4 के साथ में ये सॉलिड के रूप में प्राप्त हो रहा है, और 2NaCl है दोस्तों। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, इसमें देखिएगा Na चल गया Cl के साथ में और Ba चल गया SO4 के साथ में, यानी कि दोनों का दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है, दो यौगिकों का विस्थापन हो रहा है, अर्थात हम लोग कहेंगे दोस्तों कि ये कैसा अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आपसे, ध्यान रखिएगा कि इनमें कौन सा बूझा हुआ चूना है। तो CaOH का हॉल्ट्रेस जो होता है दोस्तों, वो बूझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है। Ca केवल लिखा हुआ है वो कैल्शियम का है। CaO दोस्तों कली चूना या अनबूझे चूने का फॉर्मूला होता है। और आगे सी ऑप्शन में CaCO3 दिया है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर या चूना पत्थर का फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। लवण Na2CO3 का जो जलीय विलयन है, इसका pH मान कितना होता है दोस्तों। तो ये जो लवण है इसका pH मान 7 से दोस्तों अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, बक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बक्साइट जो होता है अल्युमिनियम का अयस्क होता है। तांबा का अयस्क की बात करें तो कॉपर पाइराइड्स हो जाएगा। जस्ता के अयस्क की बात करें दोस्तों जिंक ब्लेड होता है। और लोहे के अयस्क की बात करें तो प्रमुख में हेमेटाइट आते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की परत लगाते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, अर्थात जस्तीकरण में जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे जंग न लगे उसमें। तो ये आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी रासायनिक यौगिकों को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, माने किस रासायनिक यौगिक से हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिप्सम को यदि 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। और विरंजक चूर्ण की यदि फॉर्मूले की बात करें CaOCl2 होता है। चूना पत्थर अभी हमने आपको समझाया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, प्रोपेनोन दोस्तों ध्यान रखिएगा, नोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। प्रोपेनोन दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कीटोन का फॉर्मूला है। और कीटोन का फॉर्मूला का पूरा मान क्या होता है, डबल बॉन्ड CO। आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, C। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है दोस्तों। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। और एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम दोस्तों होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है, अर्थात ऑप्शन ए आंसर सही होगा। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला दोस्तों CH4OH हो जाएगा, ध्यान रखें। CH2COOH होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रोपेनॉन में कीटोन, इसमें ओइक अम्ल का मतलब हो गया दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड COOH, इसमें बॉन्डिंग होगी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 23 नंबर सवाल में कहा गया, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु कहाँ प्राप्त धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है दोस्तों, और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, और ये एनोड कैथोड आते हैं दोस्तों विद्युत अपघटन अभिक्रिया के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अष्टक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों। तो ये न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। डोब्रेनर का तिरिक नियम आता है। मेंडलिफ ने आवर्त सारणी की खोज किया था, और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने किया हुआ था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। लेकिन अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करें तो वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं।
मेंडलीव के आवर्त सारणी दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके नियम के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं मेंडलीव के अनुसार, तो उसके गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। और अगर मोसले की बात करें न्यू आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी के लिए, तो वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करेगा। तो लाल को नीला करने का काम दोस्तों क्षार का है, और क्षार में क्या उपस्थित होते हैं, OH- आयन होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। H+ आयन दोस्तों ये अम्ल का होता है, ध्यान रखेंगे। अम्ल में उपस्थित आयन की बात करेगा H+, क्षार में उपस्थित आयन जो होंगे OH- होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों जाइलम का काम होता है जल का वहन करना, और फ्लोएम का काम होता है दोस्तों भोजन का पाचन, मतलब भोजन का वहन करना। अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे, ये दो ही काम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं हमारे पेड़ पौधे के अंदर। जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम दोस्तों भोजन का वहन करता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 29 नहीं 28। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा दोस्तों आपको पता है ATP को कहा जाता है। ATP का फुल फॉर्म दोस्तों होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसे ही कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। और कोशिका का यदि ईंधन की बात करेगा दोस्तों, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे, ये रंध्र के द्वारा होता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन में आगे, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नीलय के द्वारा। नीलयों के द्वारा दोस्तों प्रयोग में लाया जाता है। नीलयों के द्वारा ही हृदय से सारे रक्त को पंपिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए सहायक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पत्तियों को मुरझाने में सहायक जो होता है दोस्तों एब्सिसिक अम्ल होता है। तो एब्सिसिक एसिड जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है दोस्तों, रेखीय वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिक अम्ल हरियाली को बनाए रखता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। साइटोकाइनिन दोस्तों तने को मजबूत करता है। जड़ की अधोगामी वृद्धि, मतलब समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जड़ का नीचे की तरफ बढ़ना क्या कहलाता है। तो जड़ का बढ़ना दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन होता है। रेखीय वृद्धि प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है दोस्तों कि स्तंभ शीर्ष जब ऊपर की तरफ सूर्य की तरफ पिंड जब गति करते हैं तो उसको प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। और जब पिंड दोस्तों जल की ओर गति करते हैं तो उसको जलानुवर्तन कहते हैं। रासायनिक अनुवर्तन में दोस्तों मुरझाने वाला पॉइंट आ गया, फल को पकाने वाला पॉइंट हो गया, ये सब रासायनिक अनुवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा गया है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क के भाग हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और अनुमस्तिष्क सब पीछे होते हैं। अनुमस्तिष्क को दोस्तों सेरिबेलम कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं। अनैच्छिक क्रिया दोस्तों वो होती हैं जिस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हो गया छींकना, खांसना, उल्टी आना, ये सभी चीज़ें दोस्तों अनैच्छिक क्रिया है। इसमें से कौन, हृदय का धड़कना हो गया, बिल्कुल बामन, लार आना, ये सब हम लोगों की इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अर्थात आपका जो आंसर आएगा दोस्तों चबाना जो होगा, चबाने को हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नियंत्रण ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलैंगिक जनन मुकुलन दोस्तों फेवरेट सवाल है एग्जाम का। ईस्ट और हाइड्रा में दोस्तों मुकुलन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अमीबा की बात करेगा तो उसमें अमीबा में द्विखंडन विधि आती हैं। प्लाज्मोडियम और लिस्मेनिया में दोस्तों वो सब पुनर्जनन की प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का निर्माण दोस्तों वृषण के अंदर होता है, ध्यान रखेंगे। अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं दोस्तों, और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनेगा। तो दोस्तों पुष्प का जो अंडाशय भाग है वो फल बनता है, अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। परागकोश में दोस्तों परागकण होते हैं। वर्तिका दोस्तों होते हैं नर भाग, वर्तिकाग्र होते हैं दोस्तों मादा भाग। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र दोस्तों ये पुरुषों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र पाया जाता है क्योंकि लिंग के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम पे होता है। स्त्री और पुरुष में जो दोनों समान गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, उन 22 जोड़े गुणसूत्रों को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। और लिंग गुणसूत्रों को दोस्तों यहाँ पे
एक्स वाई और एक्स एक्स के रूप में डिनोट किया जाता है। तो एक्स वाई जो होते हैं वो पुरुष में होते हैं और एक्स एक्स जो होता है वो स्त्री में होता है। आपका अगला सवाल दोस्तों, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। दोस्तों जोड़ा पूछा हुआ है, तो जोड़ा होता है दोस्तों कितना, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और संख्या में पूछे तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये 22 जोड़ी की अगर बात करेगा तो समान गुणसूत्रों की बात करेगा तो दोस्तों उसमें 22 जोड़ी आंसर करेंगे। जो 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं दोनों में, स्त्री और पुरुष में। आपका अगला सवाल एंड लास्ट सवाल इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैव निम्नीकरणीय वैसे पदार्थ होते हैं जो सड़ गल जाते हैं, जैसे घास, पुष्प, चमड़ा, मतलब वो जीव से प्राप्त हुए हैं उसको इसलिए उसको जैव कहा जाता है। तो घास, पुष्प तथा चमड़ा दोस्तों ये भी गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। और केक, लकड़ी एवं घास ये भी मतलब सड़ गल जाएंगे। इसके चलते आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और डी दोनों आंसर हो जाएंगे। बी जो घास, लकड़ी और प्लास्टिक है दोस्तों, प्लास्टिक तो गलता उलता है नहीं, तो इसको हम लोग कैसे देख पाएंगे, प्लास्टिक नहीं गलेगा। इसमें फलों के छिलके हैं, केक हैं, रबर है दोस्तों, तो रबर गलता नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अर्थात हमारे क्वेश्चंस लास्ट वाले 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी दोनों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।